दोस्तों, एक शादी समारोह में एक डीजे वाले को बुलाया जाता है। अब जो डीजे वाला था वो अपने पूरे टीम के साथ डीजे लेकर पहुंचता है, वहीं पर सारा सेटअप करता है और फिर गाना बजाने लगता है। अब उसी डीजे के पास बहुत सारे लड़के लड़के आ जाते हैं डांस करने के लिए। उसी भीड़ में एक लड़की भी आती है और डांस करने लगती है। उस डीजे वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और बार बार वो उसी लड़की को घूरने लगता है। इधर जो लड़की थी अब डांस करते करते अचानक से उसकी भी नजर पड़ जाती है डीजे वाले पर। अब जो डीजे वाला था थोड़ी ही देर के बाद उस लड़की को आंख मार देता है। जब यह लड़की देखती है तो शर्मा जाती है और थोड़ी ही देर के बाद वो लड़की भी रिप्लाई के तौर पर उस लड़के को आंख मार देती है। अब कुछ ही पल की मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और इतना ही नहीं, 4 दिन के बाद वो लड़की उस डीजे वाले के पास भागकर चली जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद उस लड़की के साथ जो होता है, जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के बेतिया जिले की। बिहार के बेतिया जिले के ही एक गांव में बादल नाम का एक लड़का रहा करता था। बादल डीजे चलाया करता था। हालांकि डीजे उसका नहीं था, किसी और का डीजे था। डीजे का मालिक कोई और था, लेकिन जहां भी बुकिंग होता बादल ही डीजे लेकर जाया करता अपने पूरे टीम के साथ। बादल के साथ और भी 4-5 लड़के जाया करते। डीजे के साथ साथ बादल राजमिस्त्री के साथ भी काम किया करता, क्योंकि डीजे का काम हमेशा नहीं चलता है। शादी वाले सीजन में ही डीजे का सिर्फ काम होता है। इस वजह से और दिनों में बादल राजमिस्त्री के साथ भी काम किया करता। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। अच्छा खासा वो पैसे कमा लिया करता था। परिवार वाले उससे बहुत खुश थे। अब एक दिन की बात है कि बेतिया जिले के ही एक गाँव में शादी का बुकिंग आता है। शादी समारोह था और वहीं पर उसको डीजे लेकर जाना था। अब जो बादल था गाड़ी में अपना सामान लादता है, अपने टीम को लेता है और चला जाता है शादी समारोह में। शादी समारोह में जाने के बाद पूरा डीजे वो सेटअप करता है। उसके बाद वो गाना बजाना शुरू कर देता है। अब तो आप सभी को पता ही है, जहाँ पर गाना बजता है, जहाँ पर डीजे लगता है, वहाँ पर सभी लोगों की भीड़ लग जाती है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग हो, सभी लोग आ जाते हैं वहाँ पर और डांस करने लगते हैं। अब वहाँ पर भी कुछ वैसा ही होता है। जैसे ही गाना बजना शुरू होता है सभी लोगों की वहां पर भीड़ लग जाती है और सभी लोग डांस करने लगते हैं। और जब बात है बिहार की, तो बिहार में अगर भोजपुरी गाना ना बजे तो ऐसा तो बात ही नहीं है। भोजपुरी गाने के बगैर उन लोगों का कोई भी प्रोग्राम होता ही नहीं है। अब जो बादल था डीजे वाला, वो एक गाना बजाता है चांद के पार ले जैबा का। जब यह गाना उसमें बजती है तो घर के ही बगल में एक लड़की थी, जिस घर में शादी हो रही थी जिस लड़के की, उस लड़के की बहन की सहेली का घर बगल में ही था। उस लड़की का नाम था मुस्कान। जब मुस्कान यह गाना सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तुरंत वो अपने घर से निकलती है और चली जाती है वहीं पर जहां पर डीजे बज रहा था। वहां पर जाने के बाद उसकी 2-3 सहेलियों के साथ वो डांस करने लगती है। लेकिन तभी बादल की नजर पड़ जाती है मुस्कान पर। अब जब वो मुस्कान को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि मुस्कान देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल की थी। देखने में काफी अच्छी लग रही थी। अब बार बार बादल उसी को घूर रहा था। इधर जो मुस्कान थी वो अपने ही दुनिया में मगन थी और बड़े ही झूम कर वो डांस कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मुस्कान की अचानक से नजर पड़ जाती है बादल पर। जब वो बादल की तरफ देखती है तो मुस्कान भी थोड़ी देर तक देखती ही रह जाती है, क्योंकि जो बादल था वो भी देखने में स्मार्ट था और काफी हैंडसम लग रहा था। अब थोड़ी ही देर के बाद जो बादल था मन ही मन सोचने लगता है कि क्यों न मैं इस लड़की को चांस मारूं। अगर पट जाएगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यही सोचकर जो बादल था लड़की को आंख मार देता है। जब मुस्कान यह चीज देखती है तो शर्मा जाती है और शर्मा कर वो नजरें नीचे झुका लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो मुस्कान थी कुछ नहीं सोचती है और फिर वो रिप्लाई के तौर पर उसे भी आंख मार देती है।
अब इसी दरमियान उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, वो भी चाहने लगती है। उधर जो बादल था वो तो पहले ही नजर में पसंद कर चुका था। अब इशारों ही इशारों में बादल इशारा करता है कि अपना फोन नंबर दे दो। मुस्कान भी इशारा करती है कि रुको थोड़ी देर के बाद देती हूँ, इतना कहती है। उसके बाद थोड़ी देर डांस करती है अपनी सहेलियों के साथ। वो फिर अपनी सहेलियों के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद मुस्कान बहुत सोचती है। सोचने के बाद वो अपना फोन नंबर एक पर्ची पर लिखती है और थोड़ी देर के बाद फिर आती है। लेकिन इधर जो बादल था वो एकदम से दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये चली कहाँ गई। इशारा तो कर रही थी कि थोड़ी देर के बाद नंबर देती हूँ, लेकिन अभी तक आई नहीं। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद जब मुस्कान वहां पर पहुंचती है तो बादल उसे देखकर खुश हो जाता है। मुस्कान बादल के पास जाती है और वही पर्ची घसका देती है उसके सामने। उसके बाद वो फिर अपने घर चली आती है। अब जो बादल था जब उस पर्ची को खोलता है तो देखता है कि वाकई में उसमें नंबर लिखा हुआ है। बादल समझ जाता है कि हो ना हो ये इसी का नंबर है। अब जो वहाँ पर बादल था अपना काम करता है, काफ़ी रात तक वो डीजे बजाता है। उसके बाद फिर अपना सारा सामान वगैरह लादता है गाड़ी में और फिर चला जाता है अपने घर। घर जाते वक्त सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त बादल बहुत थका हुआ था, वो जाकर अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन इधर जो मुस्कान थी वो उसके फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे करके शाम का वक्त हो जाता है, अगला दिन आ जाता है और शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन बादल का फ़ोन नहीं आता है। मुस्कान काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये लड़का अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया। कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये मेरे साथ कुछ करेगा तो नहीं। उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं, क्योंकि आए दिन मुस्कान भी देख रही थी न्यूज़ वगैरह में कि किस तरह से लड़के लड़कियों को प्यार के झांसे में लेते हैं और लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब मुस्कान के भी मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। लेकिन तभी आधे घंटे के बाद शाम के ही वक्त लगभग शाम के 5:30 बज रहे थे, बादल फ़ोन करता है मुस्कान को। नया नंबर था। अब मुस्कान पहचान ही नहीं पाती है। उसके मन में यह आता ही नहीं है कि शायद बादल का ही फ़ोन होगा। मुस्कान फ़ोन उठाती है और कहती है कि हेलो कौन। उधर से बादल कहता है कि वही बोल रहा हूँ, डीजे वाला जिसको कल तुमने नंबर दिया था। मुस्कान यह बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या बात है, अभी फ़ोन किए, अभी फुर्सत मिली है क्या। बादल कहता है कि सारी रात तो मैं डीजे ही बजाया, सुबह सुबह के वक्त घर पहुँचा हूँ, कमरे में रेस्ट कर रहा था, सो गया था। अभी मैं फ्री हुआ हूँ, नहा धोकर फ्रेश होकर तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। अब उसी वक्त से जब दोनों बातचीत करते हैं तो सारी रात दोनों बातें ही करने लगते हैं। सारी रात वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते अगला दिन सुबह का वक्त हो जाता है। अब जब अगला दिन निकलता है तो जो बादल था अब वो डीजे का काम छोड़कर जाने वाला था जलंधर, क्योंकि अब शादी का सीजन खत्म हो गया था। जब शादी का सीजन खत्म होता है तो कोई डीजे बुक नहीं करता है। यह सोचकर अब वो जलंधर के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहां पर अब उसे राज मिस्त्री के साथ काम करना था। बादल एक कमासुक लड़का था, घर में कभी नहीं बैठता था, वो हमेशा घर में पैसे देता था और उसके माँ बाप बादल से बहुत खुश थे। बादल जाता है रेलवे स्टेशन और सीधे जलंधर के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। अब वो सफर में था, इस वजह से वो फ्री था और वो सारा दिन मुस्कान से बात करता है और सारी रात भी वो मुस्कान से बात करता है। यही 2 दिन की बातों में वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। वो दोनों अब एक दूसरे से शादी करने का प्लानिंग भी करने लगते हैं। मुस्कान भी दिलो जान से उसे चाहने लगती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे तीसरा दिन निकल आता है। लेकिन दोस्तों, जब तीसरा दिन निकलता है तो जो मुस्कान थी वो घर में ही बात कर रही थी बादल से। तभी उसकी एक फ्रेंड आ जाती है मुस्कान के कमरे में और बात करते हुए देख लेती है। हालांकि मुस्कान उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त समझ जाती है मुस्कान का चेहरा ही देखकर। अब उसकी दोस्त पूछने लगती है कि क्या हुआ, किससे बात कर रही हो। जब जिद करने लगती है तो मुस्कान सारी बातें बता देती है बादल के बारे में। लेकिन कहते हैं ना कि लड़कियों के पेट में बात नहीं पचता है। वो लड़की जब वहाँ से बाहर निकलती है और जाती है अपने घर में, वो जाकर वहाँ पर अपने घर में बता देती है, अपनी और 2-3 सहेलियों को बता देती है। अब धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में फैलते हुए यह बात पहुंच जाती है मुस्कान के पिता के कानों तक। जब उसके पिता सुनते हैं यह बात तो वो तो आग बबूला हो जाते हैं, बहुत भड़क जाते हैं और जब अपने घर में आते हैं तो अपनी बेटी को 2 थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं कि ऐसी ऐसी अफवाहें तुम्हारे बारे में बाहर फैल रही हैं। मुस्कान कहती है कि पापा यह बात सच है, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात कहती
कहती है तो उसके पापा और गुस्सा हो जाते हैं और 2-3 थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं कि आइंदा अगर तुम उस लड़के से बात की तो देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब यह बात मुस्कान सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो उसी वक्त मौका देखकर फोन करती है बादल को और सारी बातें बताती है। उधर जो बादल था वो भी फ्री था। बादल जिसके पास गया था काम करने के लिए वो कहता है कि ठीक है बादल, तुम 2-3 दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें काम पर लेकर जाऊंगा। तो बादल भी फ्री था। अब बादल कहता है कि देखो मुस्कान, अगर ऐसी बात है तो तुम आ जाओ मेरे पास, यहाँ पर आओ, हम दोनों शादी कर लेंगे और हम दोनों यहीं पर रहेंगे। मुस्कान उसके झांसे में तो आ जाती है, लेकिन मुस्कान ये नहीं सोचती है कि पता नहीं वो लड़का मुझे अच्छे से रखेगा कि नहीं, मुझसे शादी करेगा कि नहीं, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए थे दोनों को मिले हुए और ये 2-3 दिन का ही प्यार था। मुस्कान ये सब कुछ नहीं सोचती है और अपने घर से चुपचाप निकल जाती है। अपने घर से भाग कर वो सीधे रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। अब जैसे जैसे बादल कहता है वो भी वैसे वैसे करती चली जाती है। जालंधर की ट्रेन आती है, उसी पर मुस्कान बैठ जाती है और सीधे जालंधर के लिए निकल जाती है। सारे रास्ते वो बात करती है बादल से, जैसे जैसे बादल कहता है वैसी वैसी वो करती चली जाती है और फिर वो अगले ही दिन जालंधर पहुंच जाती है। लेकिन इधर जो मुस्कान के माता पिता थे, अब वो लोग परेशान हो जाते हैं। जब वो लोग मुस्कान को घर पे नहीं देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। घर में रोना काना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव वालों को पता चल जाती है। आस पड़ोस के लोग आते हैं मुस्कान के घर में और सभी पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग इस तरह से रो क्यों रहे हैं। तब जाकर मुस्कान की माँ कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने इन्हें मना किया था कि मुस्कान से कुछ मत कहो, जवान लड़की है, पता नहीं कुछ कर लेगी, कहाँ चली गई, कुछ अता पता नहीं है। अब गांव के लोग कहते हैं कि आप लोग इस तरह से घबराइए मत, जाकर पुलिस कंप्लेन कीजिए, अब पुलिस वाले ही कुछ कर सकते हैं। इधर मुस्कान के माता पिता जाते हैं नजदीकी थाने में। थाने में जाकर मुस्कान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए 24 घंटे के अंदर आपकी बेटी आ जाती है, कोई सूचना देती है तो ठीक है, लेकिन 24 घंटे के अंदर नहीं आई तो 24 घंटे के बाद ही हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। और मुस्कान के पास जो मोबाइल था उसके माता पिता उस नंबर पे फ़ोन करते हैं तो मुस्कान फ़ोन रिसीव नहीं करती है। बहुत सारे नए नए नंबर से फ़ोन आते हैं लेकिन वो किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं करती है। इस वजह से भी उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर जो मुस्कान थी वो पहुंच जाती है बादल के पास। बादल आ जाता है रेलवे स्टेशन पर उसे लेने के लिए। उसके बाद बादल वहाँ से लेकर जाता है उसे अपने कमरे में ले जाता है। उसके बाद अगले दिन उसे जगह जगह पर घुमाता है। उसके बाद उसी दिन बादल उससे एक मंदिर में ले जाकर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद करीब 2 दिन का समय बीत जाता है। उसके बाद मुस्कान अपनी माँ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि माँ, मैं बादल के साथ हूँ और मैंने इससे शादी कर ली है, हम दोनों जालंधर में हैं, जालंधर में ही बादल काम कर रहा है, उसी के साथ मैं हूँ। जब मुस्कान की माँ यह बात सुनती है तो थोड़ा उनको राहत मिलता है और ये कहती है कि चलो बेटी सही सलामत है। लेकिन मुस्कान की माँ नाराज़गी जताती है और कहती है कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा डांटा जो भी किया, लेकिन इस तरह से नहीं भागना चाहिए था, हम लोग मिलकर तुम्हारी शादी करवा देते। मुस्कान कहती है कि माँ, मुझे पिताजी की मार का बहुत बुरा लगा, उन्होंने इस तरह से मुझे मारा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बस इस वजह से मैं घर से आ गई हूँ। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, मैं यहाँ पर सही सलामत हूँ, बादल के साथ हूँ और मैंने शादी भी कर ली है। इतना कहकर मुस्कान फ़ोन रख देती है। उधर जो बादल था वो भी अपने घर पे फ़ोन करता है और फ़ोन करके बताता है कि मैंने शादी कर ली है मुस्कान नाम की लड़की से। अब जो उसके घर वाले थे वो तो दंग रह जाते हैं और सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़की किस कास्ट की है, क्योंकि दोस्तों यूपी बिहार में अक्सर ये होता है कि कास्ट को बहुत ही ज़्यादा मायने दिया जाता है। अगर अदर कास्ट की होगी तो फिर बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, परिवार को समाज से भी निकाल दिया जाता है। इस वजह से उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। बादल कहता है कि माँ घबराइए मत, लड़की हमारे ही कास्ट की है, हम लोग सेम कास्ट के हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब वो लोग इतना सुनते हैं तो रिलैक्स होते हैं। अब बादल के परिवार वालों को बादल से और उनकी बहू से कोई शिकायत नहीं थी। बादल वहीं पर रहकर काम कर रहा था। कुछ महीने बादल जालंधर में काम करता है। जब धीरे धीरे करके फिर से शादी का सीजन आ जाता है, उसके बाद बादल मुस्कान को लेकर फिर से बिहार आ जाता है, अपने मालिक के पास चला जाता है जिनका वो डीजे चलाया करता था, वहीं पर जाता है। उसका मालिक उसे एक कमरा देता है रहने के लिए। मुस्कान को लेकर फिलहाल वो वहीं पर रहता है और वहीं से वो डीजे का काम कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।
और इतना ही नहीं, शादी के बाद मुस्कान भी बादल के साथ रहते हुए स्टेज शो करने लगी है और वो भी स्टेज पर सिंगिंग किया करती है। इस तरह से दोनों मियाँ बीवी अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन क्या 4 दिन की मोहब्बत में मुस्कान पूरी जिंदगी बादल के साथ खुश रह पाएगी? क्या वो लड़का इस मोहब्बत को निभा पाएगा? अब ये आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।